नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे पहले खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पर ससुर ने बहू के साथ रेप किया और उसके बाद जब महिला ने यह वारदात अपने पति को सुनाई तो पति ने महिला को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया और शरीयत का हवाला देकर अपने अब्बू की पत्नी करार दे दिया। अब महिला पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रही है। मुजफ्फरनगर से एक बेहद हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है। एक शख्स ने अपने ही बेटे की पत्नी के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। जब इस बात की जानकारी पीड़ित महिला ने अपने पति को दी तो उसने शरीयत कानून का हवाला देते हुए न सिर्फ पत्नी को अपने साथ रखने से मना कर दिया बल्कि घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। एक महिला ने अपने ससुर पर रेप करने का आरोप लगाया और साथ ही साथ थाने में तहरीर देते हुए स्पष्ट किया कि जब उसके साथ रेप किया गया उस समय वो घर पर अकेली थी, मगर जब उसका पति घर पर वापस लौटा और उसने अपने पति को पूरा घटनाक्रम बताया तो पति ने सिर्फ इस बात को कहकर नकार दिया कि अब तू मेरे अब्बू की पत्नी है। पीड़ित महिला ने अब अपने ससुर और सास के साथ साथ पति के खिलाफ स्थानीय थाने में शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने महिला की तहरीर के आधार पर आरोपी ससुर के खिलाफ 376 एक्ट में मुकदमा दर्ज करते हुए इस पूरी घटना की जांच शुरू कर दी है। मीरापुर थाने पर एक महिला ने अपने ससुर और अपने पति के विरुद्ध दुराचार के आरोप लगाए हैं। इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विस्तृत विवेचना की जा रही है। विवेचना में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनमें जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। महिला का आरोप है कि जब उसने अपने ससुर की करतूतें पति को बताई तो पति ने शरीयत कानून का हवाला देते हुए न सिर्फ पत्नी को अपने साथ रखने से मना कर दिया बल्कि उसने कहा कि तुम अब मेरी पत्नी नहीं हो। मेरे पिता की ओर से तुम्हारे साथ संबंध बनाने के बाद अब तुम मेरे अब्बू की पत्नी बन चुकी हो और मेरी माँ हो, इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। ये कहकर उसने अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। मुजफ्फरनगर में एक महिला ने अपने ससुर पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि उसके ससुर ने उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल मामला मुजफ्फरनगर के ककरौली इलाके के एक गाँव का है, जहां 20 साल की महिला की शादी मीरापुर थाना क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर निवासी मुदस्सिर पुत्र इस्तिखार के साथ 19 अगस्त 2022 को हुई थी। पीड़ित महिला का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसका ससुर इस्तिखार उस पर बुरी नजर रखता था। 5 जुलाई 2023 को जब उसका पति मुदस्सिर अपनी मां को हकीम के पास दिखाने के लिए गया था, उस दौरान घर पर अकेला देखकर उसके ससुर ने जबरदस्ती उसके साथ रेप किया और किसी को जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। फिलहाल अब इस मामले में पुलिस मुकदमा दर्ज करने के बाद तफ्तीश करने में जुटी है और तमाम पूरे मामले को लेकर जितने भी साक्ष्य हैं तमाम साक्ष्यों को भी जुटाने में पुलिस लगी हुई है। शाम के समय जब उसकी सास और पति वापस घर लौटे तो उसने पूरी वारदात की जानकारी दी। इसके बाद मुदस्सिर ने अपनी पत्नी तबस्सुम को ये कहकर घर से बाहर निकाल दिया कि अब तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा। महिला अब दर दर की ठोकरें खा रही है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इससे पहले भी 2005 में इमराना कांड चर्चे में था। उसके ससुर अली मोहम्मद ने इमराना के साथ रेप किया। इमराना ने इस घटना का जिक्र किया तो परिवार ने चुप रहने की नसीहत दी। इमराना ने केस दर्ज कराया। स्थानीय अदालत में उसे रेप केस में सजा हो गई। हाई कोर्ट ने भी उसकी सजा को बरकरार रखा। हालांकि अल्पसंख्यक समुदाय पंचायत ने फरमान जारी किया था कि रेप के बाद इमराना को अपने पति को अपना बेटा माने। पंचायत ने उसके निकाह खारिज होने की बात भी कही थी। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरनगर से विनेश पवार की रिपोर्ट। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। कथित आतंकी आतिफ मुजफ्फर और फैसल को फांसी की सजा सुनाई गई है। एनआईए स्पेशल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। दोनों पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कानपुर में रिटायर्ड टीचर रमेश बाबू शुक्ला की हत्या के मामले में यह सजा सुनाई गई है। हत्या की एफआईआर 24 अक्टूबर 2016 को कानपुर के चकेरी थाने में दर्ज हुई थी। पिस्टल की टेस्टिंग के लिए कर दी थी टीचर की हत्या। हाथ में कलावा, माथे पर तिलक की हिंदू पहचान देखकर हत्या की थी। आईएसआईएस की जिहादी सोच दिखाने के लिए हत्या की गई थी। आतिफ मुजफ्फर और फैसल को एक अन्य मामले में पहले ही फांसी की सजा मिल चुकी है। इन्हीं कथित आतंकियों का साथी सैफुल्लाह एटीएस के साथ एनकाउंटर में
मारा गया था। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऋषभ मणि त्रिपाठी, जिन्होंने इस खबर को ब्रेक किया है। ऋषभ, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए, एनआईए स्पेशल कोर्ट ने रिटायर्ड टीचर रमेश बाबू शुक्ला हत्याकांड को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए आतिफ मुजफ्फर और मोहम्मद फैजल को हत्या की साजिश और देशद्रोह का दोषी मानते हुए दोनों को फांसी की सजा सुनाई है। दोनों पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा है कि एक रिटायर्ड टीचर की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई चूंकि इनको अपने आतंकी मंसूबों को आगे बढ़ाना था। इनके पास जो असलहे थे, उस असलहे की टेस्टिंग के लिए, पिस्टल की टेस्टिंग के लिए सिर्फ उन्होंने उस रिटायर्ड टीचर को मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं, एनआईए की जांच में ये बात भी सामने आई है कि इन दोनों ने रमेश बाबू शुक्ला की हत्या उनके हाथ पर बंधा हुआ कलावा और माथे पर लगा हुआ टीका देखकर कर दी थी, ये जानते हुए कि ये हिंदू हैं, लिहाजा इनको हम मार सकते हैं, इनकी हत्या करने पर हमको जन्नत नसीब होगी। हालांकि आतिफ मुजफ्फर और फैसल को एक अन्य मामले में पहले भी फांसी की सजा हो चुकी है और कोर्ट ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए दोनों को फांसी की सजा। सबसे बड़ी बात यह, फांसी की सजा यहां पर सुनाई गई है। ऐसे में क्या वकीलों का कहना है? कोई अपील की जाएगी या फिर कोई वक्त इसके लिए तय किया गया है? क्या कोर्ट का ऑर्डर है? देखिए, जाहिर सी बात है, कोई भी सजा होती है उसको ऊपर की अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। दोनों दोषियों के पास ऊपर की कोर्ट में अपील करने का जो ऑप्शन है वो अभी भी है। हालांकि उनकी ओर से इनके वकीलों ने या उनके परिजनों ने अभी तक कुछ भी बोलने से इनकार किया है। उन्होंने नहीं बताया आगे वो क्या करेंगे, लेकिन ये एक जाहिर सी बात है, नेचुरल प्रोसेस है कि ऊपर की अदालत में इस फैसले को जरूर चुनौती दी जाएगी। लेकिन प्रोसिक्यूशन का भी ये कहना है कि उन्होंने बहुत मजबूत। बिल्कुल ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स देने के लिए इस बड़ी खबर पर। खबर कानपुर से, जहां पर प्रेमी और उसके जीजा से तंग आकर एक नाबालिग ने सुसाइड कर लिया। परिवार वालों का आरोप है कि लड़की को शादी का झांसा देकर दोनों ने लड़की के साथ कई बार रेप किया, जिससे तंग आकर लड़की ने खुदकुशी कर ली। अब पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। कानपुर में रिश्ते को तार-तार करने वाली वारदात सामने आई है। रावतपुर में एक युवक ने किशोरी को प्रेम जाल में फंसाकर दुष्कर्म किया और उसका वीडियो बना लिया। उसके बाद आरोपी के जीजा ने भी किशोरी के साथ कई बार रेप की वारदात को अंजाम दिया। नाबालिग लड़की के पहले युवक के साथ हुई दोस्ती और उसके बाद दोस्ती में उसने उसका वीडियो बनाया जिसको अपने जीजा से शेयर किया और बाद में उसे ब्लैकमेल किया, जिससे आहत होकर युवती ने सुसाइड नोट लिख के आत्महत्या कर ली। नाबालिग के साथ रेप की बात जब परिवार वालों को पता चली, तब परिवार वालों ने युवक के साथ शादी करने का दबाव बनाया। पहले युवक आनाकानी करता रहा, लेकिन बाद में बालिग होने पर शादी करने की हामी भरी। नाबालिग के परिवार वाले शादी की बात आगे बढ़ाने के लिए युवक के घर पहुंचे तो युवक के परिवार वालों ने शादी से इनकार कर दिया और लड़की के घर वालों से मारपीट की। जब मामला पुलिस थाने में पहुंचा तो पुलिस ने इस पूरे मामले पर समझौता करा दिया। उसके बाद भी दूसरी तरफ युवक वीडियो दिखाकर लगातार ब्लैकमेलिंग करता रहा। आखिरकार पुलिस के समझौते और युवक और उसके जीजा की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर लड़की ने सुसाइड कर लिया। अब इस मामले पर पुलिस एक्शन में आई और केस दर्ज कर कार्रवाई की बात कह रही है। दिनांक 13 सितंबर 2023 को थाना रावतपुर पर एक तहरीर प्राप्त हुई तथा उस तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 341/2023 धारा 376, 306 तथा पॉक्सो की तथा अन्य आईपीसी की सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया। इसमें वादी मुकदमा ने यह बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री ने कुछ जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली है। उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, परंतु वहां पर उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के उपरांत पुलिस को सूचना दी गई थी, जहां पुलिस ने मॉर्चरी में पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई विधिवत करवाई थी। वादी मुकदमा ने 7 लोगों पर यह आरोप लगाया है, जिनमें से 2 को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है तथा उनसे पूछताछ की जा रही है। इसमें एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसकी सत्यता की जांच की जाएगी। सुसाइड से पहले किशोरी ने एक नोट भी लिखा, जिसमें सभी आरोपियों के नाम लिखे हैं। इसकी शुरुआत पिछले साल तब हुई जब वो घाटमपुर में रिश्तेदार के यहाँ पर शादी समारोह में गई थी, जहाँ पर एक युवक से उसकी दोस्ती हुई। युवक ने उसको प्रेम जाल में फंसाया, उसके बाद उसका वीडियो बनाकर
कई बार रेप किया। वहीं आरोपी के जीजा ने भी कई बार रेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस हरकत में आई और पुलिस की 5 टीमों ने ताबड़तोड़ छापेमारी की शुरुआत की, जिसमें जीजा, साले और 7 लोगों में जहां एक और मुकदमा लिखा था, तो वहीं 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इन सबके बीच ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई जारी है। किशोरी के सुसाइड के बाद हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस इस पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को पूछताछ के लिए पकड़ लाई है, तो वहीं बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। वादी मुकदमा ने 7 लोगों पर यह आरोप लगाया है, जिनमें से 2 को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है तथा उनसे पूछताछ की जा रही है। इसमें एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसकी सत्यता की जांच की जाएगी। इस पूरे मामले पर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए कई टीमें बना दी हैं, जिनके लिए छापेमारी हो रही है। फिलहाल नाबालिग लड़की के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पीड़ित परिवार पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। अगर पुलिस अधिकारियों की माने तो जल्द आरोपी सलाखों के पीछे होंगे, मगर इन सब के बीच जिस पीड़ित परिवार की बेटी गई है उसका रो रो के बुरा हाल है। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। भदोई में नाबालिग लड़की के जले शव मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल सिरफिरे आशिक ने लोहे के बक्से में शव रखकर भदोई से 65 किलोमीटर दूर फेंका था। यही नहीं, लड़की की पहचान छुपाने के लिए पेट्रोल डालकर उसके चेहरे पर आग लगा दी गई थी। ट्रायंगल लव फेयर के चलते प्रेमी ने प्रेमिका की निर्मम हत्या की थी। भदोई के गोपीगंज इलाके में टोल प्लाजा के पास सुनसान इलाके में 2 सितंबर को शाम 5 बजे एक दुकानदार ने बक्से में शव देखा। दुकानदार ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। लड़की का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। मौके पर पहुंची पुलिस के सामने बड़ी चुनौती लड़की की पहचान थी। जहां शव फेंका गया था उसके पास से पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला, जिसमें बाइक पर एक युवक बक्से को बांधकर जाते दिखा। इस फुटेज के आधार पर पुलिस ने इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा किया। पुल के पास एक अज्ञात शव महिला का, जो कि जली हुई अवस्था में था और बक्से में था, प्राप्त हुआ था और सूचना पाकर के ही सभी आला अधिकारी जो है मौके पे पहुंचे थे और उसके बाद पुलिस ने जो है शव को कब्जे में लेकर के फिर आगे शिनाख्त की कार्रवाई प्रारंभ की थी। पुलिस ने जब मामले की जांच पड़ताल शुरू की तो लड़की की पहचान वाराणसी के रहने वाली अनमोल के रूप में हुई। पुलिस को पता चला कि लड़की का प्रेम संबंध उपेंद्र नाम के एक युवक से है, जिसके बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। यह एक ब्लाइंड मर्डर था और पुलिस के लिए बहुत ही चुनौती भरा कार्य था, क्योंकि लड़की की आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। उसका फेस पूरा जला हुआ था, परंतु फिर भी थाना भदोही की जो गोपीगंज की जो पुलिस की जो टीम है और अपनी सर्विलांस की टीम है, एसओजी की टीम है, स्वाट की टीम है, इन्होंने दिन रात मेहनत करते हुए और अपना विवेक का परिचय देते हुए इन्होंने सीसीटीवी कैमरों से मदद ली और इस घटना को ट्रेस किया। पूछताछ में पुलिस को पता लगा है कि आरोपी उपेंद्र भी वाराणसी का ही रहने वाला है। उसकी मुलाकात लड़की से करीब 1 साल पहले जन्मदिन पार्टी के दौरान हुई थी। किसी के जन्मदिन पार्टी के दौरान हुई थी। इसके बाद दोनों की नजदीकियां बढ़ गईं। लड़की से मिलने के लिए आरोपी ने वाराणसी में एक किराए का कमरा ले लिया, जहां दोनों अक्सर मिला करते थे। इसी दौरान आरोपी को पता चला कि उसकी प्रेमिका का संबंध पड़ोस के ही एक लड़के से है, जिसके बाद उसने 1 सितंबर को किराए के कमरे में मिलने के लिए प्रेमिका को बुलाया। उसके बाद आरोपी ने लड़की का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। फिर नया लोहे का बक्सा खरीदा और 65 किलोमीटर दूर भदोही में शव को ठिकाने लगा दिया। युवती का प्रेम प्रसंग किसी और से भी चल रहा था और त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग के मामले में क्षुब्ध होकर के आरोपी, ये जो अभियुक्त है, इसने इसकी इस जघन्य हत्याकांड के खुलासे में पुलिस की 35 सदस्यीय टीम जांच में जुटी थी। एसपी ने पुलिस टीम को 25,000 रुपए बतौर इनाम दिए। बताया जाता है कि त्रिकोणीय प्रेम संबंध में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। एक कमरे में लड़की की हत्या की गई, उसके बाद बक्से में शव रखकर आरोपी भदोही लेकर आया और यहां उसने एक सुनसान इलाके में बक्सा खोलकर उसमें आग लगा दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
दिनेश पटेल, न्यूज 18 भदोही। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।